आधार सीडिंग हो चुकी है, लेकिन चौथा जिला अब अगर राजौरी बना है तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां पर? के यहाँ से बना है जिसने 100% आधार सीडिंग की। इस तरफ चार बनते हैं डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसे। मैम सब पे हमारे साथ बात करने के लिए एडी फूड एंड सप्लाई आरिफ लोन जी हैं, इनसे भी बात करेंगे हम कि कितनी मुश्किल है। सर, जो आज 100% राजौरी जिला पूरी तरह आधार सीडिंग में हो चुका है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट हुए इससे पहले 100% सीडिंग, और कितना बेनिफिट मिलेगा लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आधार सीडिंग जो है हमारे डिपार्टमेंट में पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। पहले हम सारा जो मैनुअल मोड में ऑपरेट करते थे, तो अब हम सारा ऑटोमेटिक मोड में ऑपरेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें जो दिक्कत आ रही थी तो वो आधार सीडिंग की आ रही थी। आधार सीडिंग हमारी दो तरह की होती थी पहले, आधार सीडिंग एट राशन कार्ड लेवल और आधार सीडिंग एट बेनिफिशियरी लेवल। तो राशन कार्ड लेवल पे हम पहले 100% जो है वो सैचुरेट हो चुके थे, पर जो बेनिफिशियरी लेवल थे हमारे 5 लाख कुछ जो बेनिफिशियरी है वहां पे, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट ने इसको जो ऑफिशियल्स ने और अंडर द सुपरविजन ऑफ हमारे डायरेक्टर साहब और डीसी साहब के इसको मिशन मोड पे लिया। और जितने भी हमारे जो बेनिफिशियरीज हैं, तो अब कहने का ये मतलब है कि बेनिफिशियरी हर एक राशन कार्ड में सीड करने का ये मकसद होता है कि अगर घर में एक राशन कार्ड में 5 मेंबर हैं, अगर 2 या 3 कहीं बाहर हैं, उसमें कोई भी मेंबर जाके उन बाकियों का राशन जो है वो ड्रा कर सकता है। तो इसमें जो ये आधार सीडिंग और जो ये हमारी बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन है, हमारी जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो आधार इनेबल्ड हो रही है, फुली ट्रांसपेरेंट, 0% पिलफरेज। और इसमें सबसे बड़ी राहत ये है लोगों के लिए कि जो भी थर्मल इनेबल जो स्लिप होती है वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है लोगों के लिए। उसमें वो पूरा देख सकते हैं कि उनका कितना टाइटल राशन था, कितना उनको उसका वो जो मतलब जो उनके सवाल कीजिए कि यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए ये कदम उठाया गया प्रशासन की तरफ से। सर, क्या ये कह सकते हैं हम कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए इस कदम को एक बड़ा कदम मान सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, जब आप 100% सैचुरेट हो जाते हो आधार सीडिंग में, मतलब इसका कहने का ये मतलब है कोई भी बेनिफिशियरी ऐसा नहीं है जो आपसे राशन लेता है कि जो विदाउट बायोमेट्रिक मोड से राशन ड्रा करे। तो अब इससी बात है कि इसमें पिलफरेज के चांस तो बिल्कुल 0% है। तो ये ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक जो हमारे जो यूनियन टेरिटरी जो है हमारी, जो उनका जो मिशन है कि हमने 0% पिलफरेज रखनी है और 100% ट्रांसपेरेंसी है, तो ये तो राहत तो है लोगों के लिए कि इसका फायदा अभी से मिलना शुरू हो जाएगा या फिर पहले ये डॉक्यूमेंटेशन होगी और उसके बाद राहत मिलेगी, फायदा मिलेगा? तो क्या आज से इस बेनिफिशियरी जितने इनको इसका फायदा मिल पाएगा या अभी इसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी है? या दूसरी बड़ी बात यह कि अगर ये चीज होती है, जिस तरह कल कोई आधार सीडिंग में किसी घर से कोई राशन लेने नहीं पहुंचता है, उसका राशन क्या सेव रहेगा, नेक्स्ट टाइम उसको मिल सकता है या सिर्फ वन टाइम हो जाता है? नहीं, देखिए, ये आधार सीडिंग तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें तो बहुत 1, 2, 3 साल की मेहनत है। हमारे वर्दी सेक्रेटरी साहब हैं या हमारे डायरेक्टर साहब और डीसी साहब, ये तो कंटिन्यूस एक्सरसाइज थी, क्योंकि इतने लोगों को आधार सीड करना, क्योंकि ये आधार बन भी रहे थे फिर सीड हो रहे थे। तो आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हमने 100% सीडिंग जो है अचीव किया है। लोग तो राशन ड्रा कर ही रहे थे। तो इसमें जो लोगों के लिए, हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये बायोमेट्रिक मोड पे है। फर्ज करते हैं अगर कोई एक बेनिफिशियरी है, वो इस महीने का राशन जो है वो नहीं लेने जाएगा, क्योंकि हमारी पूरी महीने की साइकिल होती है। तो अगर एक महीने में आप राशन ड्रा नहीं करोगे तो नेक्स्ट महीने में आपकी वो सेविंग में चला जाता है, उतना हम अपने डीलर से डिडक्ट कर लेते हैं। तो वो जो राशन है वो आपको अपनी जो महीने की साइकिल है, जिसके जो पॉस मशीन की जो टाइमिंग होती है महीने की, जिसमें डेटा हमारा डाउनलोड होता है, उसी में आप अवेल कर सकते हो। अगर आप कहोगे कि कैरी फॉरवर्ड वाला सिस्टम जो है वो नहीं है, अगर आप राशन अपना नहीं लेने जाओगे और उसमें डीलर के पास वो सेविंग में रहेगा तो अगले महीने जाके आप ड्रा कर सकते हो, बट वो वाला राशन उस महीने का आपको नहीं मिलेगा। जो है वो कालाबाजारी करते हुए नजर आते थे, इस प्रक्रिया के बाद डीलर्स कालाबाजारी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल जी, अगर ये कहें कि इसके बाद डीलर जो कालाबाजारी जो इल्जाम लगते थे इन पे, वो टोटली खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब ये पूरी तरह अगर ये कहें कि इसमें कहीं भी करप्शन का नाम नहीं रहेगा, जिस तरह एडी साहब हमारे साथ हैं, इनसे और कुछ बात भी करते हैं। सर, जिस तरह डीलर की बात अगर हम करें, या डीलर को जो पहला राशन उठाता था या अब जो डीलर राशन उठाता है, पहले जैसे होता था, देखते थे अगर उसके पास 200 राशन कार्ड, एक एग्जाम्पल देते हैं, वो 200 राशन कार्ड का राशन उठा लेता था। अगर आज उसके पास 200 राशन कार्ड है, वो 200 का उठा
जाता है, जो लोग लेने वाले हैं उससे वो 150 के करीब पहुंचते हैं, 50 लोगों का राशन उसके पास बचता है, वो क्या वापस डिपार्टमेंट को जमा करवाना पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि जब हम सब ऑनलाइन मोड पे ऑपरेट कर रहे हैं तो हम जो भी राशन जो डीलर को दे रहे हैं वो उसकी ट्रांजैक्शन पे दे रहे हैं। सपोज करते हैं एक डीलर को अगर हम इस महीने 100 क्विंटल अगर हम राशन इशू कर रहे हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन अगर सिर्फ 80% है, तो अगले महीने में जब हम उसको नया राशन देंगे तो हम उसको वो 80% ट्रांजैक्शन का ही राशन देंगे, 20% हम ये मानेंगे कि वो उसके पास वो सेविंग है। कोटा उसका 100 का है लेकिन हम 80 देंगे, 20 उसकी सेविंग मानी जाएगी। तो एक अब ये कहेंगे एक दाने का हिसाब जो है वो सरकार अब ले रही है और इसमें 100% जो है ट्रांसपेरेंसी। और एक आपके माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे हम लोगों को कि पहले हमारे पास ये दिक्कत आती थी कि कुछ लोग उनके वारनोट फिंगरप्रिंट्स होते थे या मिसमैच हो जाता था कभी फिंगरप्रिंट, तो वो भी सरकार ने एक अच्छी राहत लाई, उनके लिए एक नॉमिनेशन पॉलिसी लाई है। नॉमिनेशन पॉलिसी में अगर कोई बेड रिटर्न है या ओल्ड एज है या कोई डेस्टिट्यूट है या कोई विकलांग है तो वो अपने या 18 साल से नीचे कोई अगर कोई बेनिफिशियरी है तो वो किसी एक को अपना जो है वो नॉमिनेट कर सकता है अदर देन द ऑफिशियल या डीलर को, तो वो उसके बिहाफ पे भी जाके राशन ले सकता है ताकि उनको डोर स्टेप डिलीवरी हो और फुल्ली ये जो आधार इनेबल और बायोमेट्रिक मोड पे हो। चलिए जमशेद, बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से जमशेद मलिक पूरी तरह से जानकारी साझा कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि राहत भरी सांस आम जनता के लिए, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाएगी, डीलरों की कालाबाजारी बंद हो जाएगी और आम जनता तक राशन जो है वो सीधे तौर पर पहुंचता हुआ नजर आएगा। और अगर कोई बुजुर्ग है तो वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भेज सकता है और अपना राशन भी ले सकता है। और साथ ही जिस तरह से आरोप ये भी लग रहे थे कि डीलर्स के पास जितना भी राशन पहुंचता है अगर वो मुकम्मल तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचता है तो उस पर भी पूरी तरह निशानदेही और नजर गड़ाई जाएगी। आगे बढ़ जाएंगे, कश्मीर आपको लिए चलते हैं क्योंकि श्रीनगर से एक और बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है जहां पर आतंकियों के मददगारों पर किस तरह से नकेल कसी जा रही है ये दिखाना बहुत जरूरी है। श्रीनगर के हैदरपुरा मुठभेड़ में आतंकियों के 2 मददगार यहां ढेर हो गए हैं और मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकियों में एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है। एक आतंकी जम्मू के जिला रामबन का निवासी बताया जा रहा है और सुरक्षा बलों ने यहां हाईटेक टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार श्रीनगर से, जहां पर एक एक करके आतंकियों का खात्मा किस तरह से किया जा रहा है वो सब आपके सामने। लेकिन श्रीनगर के हैदरपुरा की अगर बात करें तो मुठभेड़ में आतंकियों के 2 मददगार ढेर कर दिए गए हैं और मुठभेड़ में मारे गए आतंकी पाकिस्तान से बताए जा रहे हैं और उसमें से एक आतंकी की अगर बात करें तो जिला रामबन का निवासी भी बताया गया है और सुरक्षा बलों ने यहां पर हाईटेक टेरर मॉड्यूल का भी भांडाफोड़ कर दिया है। मुकम्मल तरीके से देखिए सुरक्षा बलों ने किस तरह से कमर कसी हुई है, लेकिन लगातार कश्मीर घाटी के अंदर आतंकी किस तरह से सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन उसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी सेना के जवानों ने जिस तरह से कमर कसी है वो भी देखते ही बन रहा है। अमजद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमजद, इस वक्त की ताजा स्थिति सबसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसे लगातार कश्मीर के अंदर पिछले कुछ समय से एनकाउंटर से रिपेयर है वो लगातार जारी है। हैदरपुरा के इलाके में भी किसी तरह का एनकाउंटर देखने को मिला जिसमें 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। एनकाउंटर हैदरपुरा नौगाम बाईपास पर हुआ है, नेशनल हाईवे पर एग्जैक्टली। अगर उसकी डिटेल हम आपको बताएं, अभी से कुछ समय पहले आईजीपी कश्मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनकाउंटर के बारे में डिटेल्स बताई है कि एनकाउंटर में एक फॉरेन पाकिस्तानी मिलिटेंट जिनको हैदर के नाम से जाना जाता था और उनके साथ साथ एक जम्मू के लोकल मिलिटेंट को मारा गया है। लेकिन उसके साथ साथ उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये बताई गई है कि जिस अपार्टमेंट में बिल्डिंग में ये एनकाउंटर हुआ है उस बिल्डिंग का जो ओनर है उनकी भी मौत क्रॉस फायरिंग में हुई है और उसके साथ साथ जिस शख्स के नाम पर वो जो अपार्टमेंट है जहां पर एनकाउंटर हुआ उनको भी एक ओजीडब्ल्यू कैटेगरी में लेकर के उनको बुलाया गया था, वहां पर उनको ओजीडब्ल्यू कैटेगराइज कर दिया गया है, लेकिन उनकी भी मौत क्रॉस फायरिंग में हुई है। उन्होंने कहा कि आगे की इन्वेस्टिगेशन बताएंगी कि वो मौत मिलिटेंट की गोली की वजह से हुई है या कोई अन्य उसमें रीजन रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने मारे गए जो 2 अन्य शख्स है मिलिटेंट के अलावा उन्हें भी एक तरह से कहे तो ओजीडब्ल्यू की कैटेगरी। अमजद, किस आतंकी तंजीम से ताल्लुक रखते थे, कुछ जानकारी पता चल पाई है अभी तक? अच्छा, आपका सवाल सुनाई नहीं दिया। किस आतंकी तंजीम से ताल्लुक रखते थे? ये अभी तक पूरी तरह से फैक्ट सामने नहीं रखे गए हैं कि कौन से मिलिटेंट आउटफिट के ये लोग थे, लेकिन काफी समय से सक्रिय थे कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर। और जो लास्ट हमारा रिसेंट अटैक हुआ था एक हाइड आउट पर जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग का इंसिडेंट सामने आया था, उस इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग में एक जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी जख्मी हुए। कितने आतंकी होने की वहां पर आशंका जताई जा रही है? कहा जा रहा है कि जो मिलिटेंट उसमें न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं वो इसी एनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर दिए गए। अमजद, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आशा। अमजद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आशा। कितने आतंकी वहां पर होने की आशंका जताई जा रही है?
देखिए आशा, वहां पर 2 मिलिटेंट्स मौजूद थे और एक OGW मौजूद था और एक बिल्डिंग ओनर मौजूद था, जो चारों ही न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। और अभी तक इलाके में जो एनकाउंटर है वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो एडिशनल सर्चेज हैं वो लगातार जारी है पूरे हम लोग कहें तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कश्मीर के अंदर। और कंसिस्टेंटली पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी जो चौकसी है उसके चलते कश्मीर के अंदर किसी भी तरह की अनहोनी न हो, इसकी पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अमजद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अमजद हमारे संवाददाता श्रीनगर से जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि जितने भी आतंकी वहां पर मौजूद थे हैदरपुरा इलाके के अंदर, उन्हें बिल्कुल पूरी तरह से देखिए आप ढेर कर दिया गया है। उसमें एक OGW भी बताया जा रहा है और साथ ही साथ पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। फिलहाल आतंकियों के साथ और सुरक्षा बलों के साथ जो यहां मुठभेड़ चल रही थी वो फिलहाल यहां बंद हो चुकी है, लेकिन इस वक्त सुरक्षा बलों ने किस तरह से कमर कसी है वो साफ आपके सामने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आतंकियों की एक एक करके नकेले किस तरह से कसी जा रही हैं वो देखते ही बन रहा है। आगे बढ़ जाएंगे और जिला सांबा अब आपको लिए चलेंगे, क्योंकि जिला सांबा से भी आपको अपडेट दिखाना बहुत जरूरी है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम कर रही है वो देख लीजिए। क्योंकि भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी का आज दूसरा दिन है और पार्टी के कई दिग्गज नेता कार्यकारिणी में शामिल हुए हैं और टारगेट किलिंग और जम्मू कश्मीर के हालात पर यह चर्चा हो रही है और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी और विकास के मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए चर्चा की जा रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है। और उसके साथ ही आप देखिए जिला सांबा के अंदर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए हर एक पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। और अगर उसी में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक एक करके अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन इंडस्ट्रियल नई पॉलिसी जिस तरह से बनती हुई दिख रही है ये सबके सामने है। विकास के मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए चर्चा की जा रही है, टारगेट किलिंग और जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर भी मंथन हो रहा है और पार्टी के कई दिग्गज नेता इस कार्यकारिणी के अंदर शामिल हुए हैं। कौन कौन से दिग्गज नेता हैं इस पर भी जानकारी ले लेंगे, लेकिन साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का आज दूसरा दिन है और लगातार आम जनता को किस तरह से यहां पर संबोधित किया जा रहा है वो भी आपके सामने। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां ये कि भारतीय जनता पार्टी अपना पूरी तरह से यहां काम करती हुई नजर आ रही है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आज कार्यकारिणी का दूसरा दिन है, कौन कौन नेता वहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ चल रहा है? आपको बता दें आशा की, जिस तरह से भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की समय बैठक लगातार जारी है, यहाँ पर पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद हैं, तरुण चुग भी मौजूद है और उसी के साथ साथ रविंदर रैना और कई जो दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर कार्यकारिणी जिस तरह से चल रही है, फिलहाल अभी मीडिया को तो अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल पाई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो यहाँ मीटिंग पर मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से रणनीति बनानी है, क्योंकि चुनावों को लेकर बात करें तो चुनाव जम्मू कश्मीर हो सकते हैं, उससे पहले डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और उसी रिपोर्ट पर आगे जो भाजपा अपनी कमर कसेगी, उसी के चलते जो कार्यकारिणी की बैठक है ये लगातार जारी है। लेकिन देखना यह है कि जिस तरह से भाजपा ने 50+ का नारा इस समय दिया हुआ है कि जो चुनाव होंगे 50+ से ज्यादा हम सीटें यहाँ पर लाएंगे और अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसको लेकर किस तरह से रणनीति तैयार करनी है, किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है, इसके ऊपर जो वो मीटिंग में बातें जो वो रखी गई है। और उसी के साथ साथ जिस तरह से खासतौर पर डिलिमिटेशन को लेकर बात की जा रही कि जो सीटें इस समय पड़ेंगी जम्मू संभाग में भी, तो वहां पर किस तरह से आगे काम करना है। विकास के मुद्दों को लेकर भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, किस किस चीज को यहाँ पर रखा गया है विकास के अंदर? देखिए बिल्कुल विकास को लेकर बातें की जा रही है, खासतौर पर जो जितने भी अगर पूरे जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो अलग अलग एरिया से जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हो, कार्यकर्ता अपने अपने इलाकों के यहाँ पर विकास के मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनसे भी उनकी जो वो सबकी बात इस समय की जा रही है। लेकिन अब देखना यह है कि जो 50+ का नारा दिया है, खासतौर पर जो अलग अलग पार्टी के नेता पार्टियां छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही है और इसीलिए शायद बड़ी बेबाकी से ये बड़े चुस्ती से ये भाजपा नारा दे रही है कि 50+ हमने सीटें जो इस बार लानी है और जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनानी है और मुख्यमंत्री भी भाजपा के खेमे। ऋषि, ये बताइए कि ग्राउंड पर आप लोग हमेशा से रिपोर्ट करते हैं और ग्राउंड के सूरत हाल बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, क्या लगता है कि आम जनता की यहाँ पर क्या कुछ सोच है? क्योंकि हर एक पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें कोई दराहे नहीं है। देखिए बड़ा अच्छा सवाल किया। अगर जनता की बात करें तो जनता इस समय काफी नाखुश नजर आ रही है भाजपा से। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्राउंड पर अभी भी जिस तरह से कार्यकारिणी की बैठक चल रही है तो कई अलग अलग डेपुटेशन जो वो बाहर
बाहर इंतजार कर रहे हैं कि हमें मौका मिलेगा और हम नेताओं से जाकर पूछेंगे, अपने मुद्दे उनके सामने रखेंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह से भाजपा इस समय पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंट है कि वो अपनी सरकार इस समय बनाएगी, क्योंकि लगातार कई दिग्गज नेता आपने देखा कि जिनका काफी एक लंबा एक्सपीरियंस अपनी अपनी पार्टी में काम करने का, वो अपनी पार्टियां छोड़कर भाजपा में आई, तो भाजपा यहाँ से कॉन्फिडेंट लग रही है कि जो दिग्गज नेता इस पार्टी में शामिल हुए हैं तो उससे इनकी पार्टी की मजबूती जो वो और हो रही है। और वोट बैंक को लेकर बात करें तो उनका वोट बैंक भी बढ़ेगा, इसको लेकर जो वो तमाम इस तरह की अटकलें जो वो लगाई गई है। ठीक है, तो देखना है एक तरफ जनता नाखुश नजर आ रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरा दावा कर रही है कि वो सरकार बनाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ऋषि ये है कि आम जनता को खुश करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आम जनता के दिक्कतों को, आम जनता के मुद्दों को जब तक नहीं सुना जाएगा तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन खैर इस समय अगर बात करें तो केंद्र में अमित शाह जी जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जेपी नड्डा जी जो रोल प्ले कर रहे हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर बात करें या फिर रविंद्र राणा की बात करें तो इस समय ये पूरी तरह से डटे हुए ग्राउंड पर और अलग अलग पार्टी के नेताओं से मुलाकात जो वो लगातार की जा रही है। अपनी पार्टियों में इन नेताओं को बुलाने की जो इन्विटेशन है वो भी दिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को खत्म करने का एक जो काम है वो भी किया जा रहा है, ताकि जो 50+ का नारा दिया है वो हमें पूरा करना है, उसी को लेकर ये कार्य करना। चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि साबा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और लगातार दिग्गज नेताओं का सिलसिला जो है दामन थामने का शुरू हो चुका है। तो जहां से पूरी तरह भाजपा जो है वो लगातार काम करती हुई नजर आ रही है, 50 का नारा उन्होंने दिया है, उस पर काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता बीच में नाखुश जरूर देखी जा रही है, लेकिन उनके लिए काम करने की काफी जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको दिखा देते हैं कि महबूबा मुफ्ती किस तरह से लगातार जनाधार बटोरती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट पीडीपी के हवाले से, क्योंकि पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से यहां पर बैठक कर रही हैं और जम्मू में पीडीपी की रणनीति पर महबूबा मंथन करती हुई नजर आ रही हैं। महबूबा मुफ्ती आज दोपहर को जम्मू के कुछ वकीलों से भी मुलाकात करेंगी और महबूबा मुफ्ती का यहां जम्मू दौरा कल होने जा रहा है पूरी तरह से संपन्न, यानी खत्म होने जा रहा है। और जिस दिन से महबूबा मुफ्ती जम्मू के दौरे पर पहुंची हुई हैं, सबसे पहले बजरंग दल ने यहां पर धरना प्रदर्शन कर दिया, विरोध में नारेबाजी कर दी। लेकिन अब अगर आप देखें कि आज पीडीपी पार्टी की तरफ से किस तरह बैठक यहां पर रखी गई है पीडीपी मुख्यालय के अंदर, लगातार जम्मू में पीडीपी की रणनीति पर महबूबा मुफ्ती मंथन करती हुई नजर आ रही हैं। आज वकीलों के साथ मुलाकात कर सकती हैं और लगातार आम लोगों की समस्याओं को भी सुनने की कोशिश हो रही है। इससे पहले आरएसपुरा का भी दौरा किया गया, पुंछ का भी दौरा किया गया और राजौरी का भी दौरा किया गया था। लेकिन अब देखना यह होगा कि कितना फायदा पीडीपी पार्टी को होगा। अनिल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए आशा जी, मैं आपको बताते चलूं कि कुछ देर पहले यहाँ पर यूथ विंग के साथ मुलाकात की है महबूबा मुफ्ती ने, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि कल एक इनकाउंटर हुआ हैदरपुरा के अंदर, उसमें लेकर जो है महबूबा मुफ्ती ने जो है केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि आपको बताते चले कि जिस तरह से सुबह ये बताया गया था कि आईजी कश्मीर द्वारा जो जानकारी दी गई और एक प्रेस वार्ता भी की गई और जिसमें यह बताया गया है कि 4 लोगों की जो है डेड बॉडी जो है वहां पर शिनाख्त की गई। हालांकि उस पर लेकर जो है जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक घर का व्यक्ति जो वहां पर पूरी इस इन्वॉल्वमेंट में था और इसके साथ साथ हाइब्रिड आतंकी को भी हमारे सुरक्षा कर्मियों ने जो है मौत के घाट उतारा है। और आईजी कश्मीर, ये बताइए कि जम्मू के अंदर जो बैठक चल रही है उसमें क्या कुछ चल रहा है? जी बैठक खत्म हो चुकी है और आपको बताते चलें कि सिर्फ कुछ देर पहले ये बैठक हुई थी और कुछ ही क्षणों के अंदर जो है खत्म हो चुकी है और यूथ विंग के साथ मुलाकात की है। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट पर बातचीत की है। उसके साथ साथ आपको बताते चले कि जिस तरह से इस समय पूरी परिस्थितियां बनी हुई है और एंटी पॉलिसीज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय जम्मू कश्मीर में लगे, उसी को लेकर जो है महबूबा मुफ्ती ने जो है तंज कसा है। और इसमें बड़ी बात निकलकर यह सामने नजर आई है, जिस तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जो हैदरपुरा में कल इनकाउंटर हुआ है उसके उपरांत ये पूरा कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कल आरएसपुरा में भी महबूबा मुफ्ती पहुंची थी, जहां पर किसानों की आवाज को बुलंद करती हुई नजर आई। आज यहां पर युद्धवीर से बातचीत हुई है और युवाओं को लेकर बातचीत हुई है। अब यहां वकीलों से भी मुलाकात हो सकती है। उनके साथ कौन कौन से मुद्दे यहां पर साझा किए जा सकते हैं? देखिए पूरी परिस्थितियां जो है जम्मू कश्मीर की जो इस समय बनी हुई है उन सब मुद्दों पर आपने देखा कि पहले राजौरी का भी पीर पंजाल का पूरा खिते को जो है वो दौरा किया था और उसके बाद जम्मू पहुंचे थे और जम्मू के सब जिलों का जो है वो दौरा किया था और अब 6 दिवसीय दौरे पर एक बार फिर से है और कहीं ना कहीं पूरी परिस्थिति जो है वो कहीं ना कहीं खंगालने का प्रयास कर रहे हैं और अपने पीडीपी खेमे को जो है मजबूत करने के लिए जो है वो जम्मू एक बार फिर से पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जो जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं उन्हीं सब पर जो है केंद्र सरकार पर जो है तंज कसती हुई नजर आ रही है। अनिल, ये बताइए कि
ग्राउंड पर इस वक्त आप हैं, आम जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्योंकि इससे पहले भी महबूबा मुफ्ती जब जम्मू के अंदर पहुंची थी, बजरंग दल की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया था, और इस बार भी जब उन्होंने लैंड किया है एयरपोर्ट पर, उस वक्त भी काली पट्टियां बांधकर वो वहां पर पहुंचे हुए थे। जी, कहीं ना कहीं ग्राउंड स्थिति की बात की जाए तो आम जनता कहीं ना कहीं उनके बयानों का लेकर जो है काफी ज्यादा खफा नजर आती है। और कुछ जनता के साथ जब हमारी बातचीत होती है तो उनका यही कहना होता है कि लगातार ये विवादित टिप्पणियां जो है, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से, चाहे वो मीडिया के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त करवाने की कोशिश करती है, उनसे जनता जो है काफी ज्यादा खफा नजर आती है। हालांकि पीडीपी खेमे की बात की जाए तो पीडीपी खेमे का ये कहना है कि इस समय पीडीपी खेमा जो है जम्मू की बात करेंगे, जम्मू संभाग की बात करेंगे तो जम्मू संभाग के अंदर जो है मजबूती पकड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जुड़ने के लिए। तो मजबूती तो विधानसभा चुनावों में ही पता चलेगी कि आखिर कितनी है और कितनी नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि विरोध प्रदर्शन महबूबा के खिलाफ पूरी तरह से जम्मू के अंदर देखे जा रहे हैं, और इससे पहले भी बजरंग दल की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया था। लेकिन आज की बैठक की अगर बात की जाए तो जाहिर तरीके से युवाओं को लेकर बातचीत करती हुई नजर आई हैं। अब वकीलों के साथ भी मुलाकात कर सकती हैं, और साथ ही साथ देखना यह होगा कि किन किन मुद्दों को लेकर अब यहां पर आम जनता के बीच में उतरती हुई नजर आएंगी। आगे बढ़ जाएंगे, रामबन आपको लिए चलते हैं, क्योंकि रामबन में भी आपको दिखा देते हैं कि विकास को लेकर कितना काम हो रहा है। लगातार आप देखिए कि रामबन की मैत्रा बी पंचायत में आज तक पानी की सप्लाई बिल्कुल भी यहां पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई है, और बाबा आदम के जमाने में जीने को ये लोग पूरी तरह से मजबूर हो गए हैं, और ततारसू में ही शक्ति विहीन साबित हो रहा है जल शक्ति विभाग। यानी रामबन के अंदर मैत्रा तहसील की अगर बात करें, मैत्रा बी पंचायत की अगर बात करें, तो यहां पर एक बार फिर से जल शक्ति विभाग सवालिया निशान के अंदर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार दूरदराज इलाकों के अंदर जिस तरह से प्रशासन और सरकार दावा पेश करती हुई नजर आती है कि दूरदराज इलाके के अंदर आम लोगों को सुविधाएं फराहम कराई गई हैं, कहां पर कराई गई हैं ये साफ आपके सामने तस्वीरों में देखिए। रामबन के मैत्रा बी पंचायत की हालात यहां पर क्या कुछ है, किस तरह से वहां पर पानी की पाइपें बिछाई गई हैं, क्या लोगों को वहां पर पानी मिल पा रहा है या नहीं, ये बात अब जानना और इस पर मंथन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पर जल शक्ति विभाग बहुत बड़े बड़े दावे पेश करता है, लेकिन जमीनी सतह पर क्या कुछ हकीकत है वो जान लेते हैं। नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, जिस तरह से जल शक्ति विभाग का नाम तो बदल दिया गया, लेकिन काम बदलने की कहीं जरूरत थी? जी बिल्कुल आशा, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जल शक्ति का जल जीवन मिशन, घर घर नल घर घर जल, जब हम उन सब चीजों को अगर इश्तेहारात पर देखें तो काफी ज्यादा हम तशहीर पर पैसा खर्च करते हुए देख रहे हैं कि जगह जगह फ्लैक्स है, साइन बोर्ड है, जनाब घर घर नल घर घर जल पहुंचेगा। लेकिन जब रामबन के अंदर हम आते हैं, और रामबन जिला सदर मकाम जहां हमारे एक्सियन बैठे हैं जल शक्ति के, उससे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर मैत्रा पंचायत बी है, जहां मैत्रा पंचायत ए में हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स है, और मैत्रा बी के ये लोग हैं, ततारसू का इलाका है जहां पे पानी की बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं। आज की डेट में जब हमने लोगों से बात की तो लोगों का ये मानना है कि जनाब ना तो यहाँ पाइपलाइन है और ना ही यहाँ पानी आ रहा है, और सरकार कह रही है जनाब घर घर नल घर जल, वो उन लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। 3-4 किलोमीटर दूर आप जाते हैं पानी लाने के लिए। हालांकि एग्रो अलाइड सेक्टर से जुड़े लोग हैं, माल मवेशी खाना, घर पे सब्जियां उगाना, वो तमाम चीजें जो होती है। लेकिन नदीम, जो प्रशासन की तरफ से दावा पेश किया जाता है वो कहीं ना कहीं फिसड़ी साबित होता है ग्राउंड पर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब रिपोर्ट सबमिट कराई जाती है उसमें बताया जाता है कि काम हो रहा है, आम जनता को सुविधाएं मिल रही हैं। बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का ध्यान रखा जाता है सरकारी डिपार्टमेंट पे। जब हम देखते हैं तो 31 मार्च तक की जो फाइल्स होती है तमाम को सबमिट कर दिया जाता है। हालांकि जो प्रोजेक्ट है उन पर सिर्फ 10% ही अगर काम हुआ हो, लेकिन 31 मार्च को कंप्लीट बता दिया जाता है। यानी ये चीज कहना गलत नहीं होगा कि आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाला मामला है। जिन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया जाता है 10 या 15 साल से उनकी काम ही मुकम्मल नहीं हुए हैं, नए प्रोजेक्ट्स पर जो है करना शुरू कर दिया जाता है। जैसे ही फाइनेंस करता है उसके बाद उस प्रोजेक्ट पर भी काम छोड़ दिया जाता है। रामबन के अंदर एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम शुरू तो हुआ, लेकिन अभी तक मुकम्मल हुआ नहीं। अगर हम कागजों पर देखें तो जरूर कहीं न कहीं वो प्रोजेक्ट्स हमें कंप्लीट नजर आते हैं कि कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन सारे प्रोजेक्ट अभी ऐसे भी हैं जहां पाइपलाइंस लग गई है लेकिन वाटर टैंक नहीं बना है, कहीं पे रिजर्वर बन गया है। क्या लगता है नदीम कि यहाँ पर भी भ्रष्टाचार का ही मामला सामने आता हुआ नजर आ रहा है? कहूंगा कि डिपार्टमेंट की लापरवाही कहूंगा, और कहीं एप्लीकेशन स्थापित करने के लिए एक जो है काम किया जा रहा है कि जनाब हम फाइनेंशियल ग्रोथ होने के बाद ये देते कि जनाब हमने इतने प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है, एप्रिसिएशन मिल जाए, उसके बाद उनको पानी मिले ना, इसकी परवाह डिपार्टमेंट
नहीं है। ये परेशानी है पानी न मिलने से, तो वो लोगों को परेशानी है, डिपार्टमेंट को परेशानी नहीं है। क्योंकि डिपार्टमेंट की जहां हम बात करें तो वो तो सिर्फ अप्रिसिएशन के थ्रू सर्टिफिकेट मिल जाए, कहीं ना कहीं अवार्ड मिल जाए, बस वो चीजों का ध्यान है उनके जहन में, बाकी लोगों को पानी मिले जाती है। और सुर्खियां बटोरने के लिए ही काम हो रहा है, जहां पर आम जनता को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से मैत्रा बी पंचायत के अंदर आम लोगों को पानी की समस्याएं यहां पर झेलनी पड़ रही हैं। प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किए गए थे वो अभी तक फराहम नहीं हुए हैं, मुकम्मल नहीं किए गए हैं। और जाहिर तरीके से ऐसे कई प्रोजेक्ट्स जो चलाए गए हैं उन पर नजर गड़ाना बहुत जरूरी था, संज्ञान लेना बहुत जरूरी था, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। क्योंकि जिस तरह से काम करने की जरूरत है, जमीन पर वैसा काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।